पेपर प्रेजेंटेशन करना है, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, रफ पेज का कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ एडिशनल टिप्स मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आराम से 2x पे देख लेना चाहे वीडियो, पर शुरू से लेके एंड तक आप देख लेना। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहला आपका काम होगा, जिस भी चैप्टर में आपकी थ्योरी बची है, जिस भी चैप्टर आपका बचा हुआ है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी या नोट्स। बच्चे पूछते थे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करूं, सैंपल पेपर पहले करूं, ये पहले करूं, ये पहले करूं। सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी या नोट्स, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। नोट्स हर एक चैप्टर के मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। दूसरी प्रायोरिटी ये जब हो जाए, उसके बाद जितनी भी आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाते हैं। हमेशा ऐसा हुआ है, हर साल ऐसा हुआ है। तो पहली तो ये दोनों प्रायोरिटी है, इससे आपकी एनसीईआरटी आपको कंठस्थ हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, जो मैंने नोट्स के एंड में आपको दे रखे हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यार सीबीएसई का मूड क्या रहता है, सीबीएसई इसमें से कैसे कैसे सवाल पूछती है, ये मुझे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट काम जो होगा वो होगा एक्टिविटी बुकलेट करना, जो मैंने आपको दे रखी है, जिसमें आप सारी एक्टिविटीज को एक बार रीड मार लेना, कि अगर आपका उस तरह से सवाल आए तो आप उसको कर लो। इस प्रायोरिटी में करना है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ठीक है, जब ये हो जाए इसके बाद आप एक दो सैंपल पेपर कर सकते हो, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, इतना कर लिया तो भी बहुत है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो शुरू के जो 15 मिनट का आपका रीडिंग टाइम मिला है, इसमें सबसे पहला काम आपका होगा कि आप एसआई यूनिट्स को अंडरलाइन कर लो। क्या बोल रहा हूं भैया मैं, समझो मेरी बात को। जब हम कोई न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो उसमें हम एसआई यूनिट का कन्वर्जन भूल जाते हैं। मेरे मैथ्स के पेपर में बहुत ऐसा होता था। तो 12th क्लास में मैंने क्या करा कि जब भी मेरे सामने पेपर आया, जब भी मेरे सामने न्यूमेरिकल्स आए, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जितनी भी एसआई यूनिट्स है, जहां जहां पे मेरे को सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, जहां जहां पे मेरे को मिलीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, किलोमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब चीजें मैंने अंडरलाइन कर दी, जिससे कि जब मैं उस एग्जाम में उस सवाल पे जाऊं तो अंडरलाइन जाते ही मेरे दिमाग में बैठ जाए, अरे अरे यूनिट कन्वर्जन करना है, पहले सारी यूनिट देख लूं सेम है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैंने लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स हैं उन सभी को बताया था, तो इसलिए आपको भी बता रहा हूं। तो एसआई यूनिट्स को हमें अंडरलाइन करना है, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है, जिस भी सवाल में आपको चॉइस दी गई है, जिस भी सवाल में आपको ऑप्शंस में चॉइस दी गई है, उन चॉइस का सिलेक्शन कर लेना कि मैं ये वाला सवाल करूंगा। ये नहीं कि जब पेपर शुरू हुआ है उस समय बैठ के 5 मिनट सोच रहे हैं यार ये वाला करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं। नहीं, पहले से ही 15 मिनट के रीडिंग टाइम में हमने उन दोनों के जो चॉइस है उसमें से अपना सिलेक्शन मार लिया कि मैं ये वाला करूंगा। ठीक है जी, ये हो गया 15 मिनट के रीडिंग टाइम में। आगे जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, इसके लिए मैंने पहले से आपको बता रखा है, 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट है, नहीं 170 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट हम पहले से ही रिवीजन के लिए लास्ट में छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास अराउंड 170 मिनट है। तो 1 मार्क्स के लिए हमारे पास कितने मिनट हुए, 170/80, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट होते हैं। मतलब 1 मार्क्स का अगर हमारे सामने सवाल आया तो हम उसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। भैया अब बार बार घड़ी देखते रहेंगे, मैंने कहा नहीं मेरी जान, पहले से ही थोड़ा दिमाग लगा ले कि भाई हमारा सेक्शन बी जो है वो 12 मार्क्स का है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए कितने मिनट है, 2 मिनट, तो 12 मार्क्स के लिए कितने होंगे, 24 मिनट। तो हम सेक्शन बी में 24 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। एक एक सवाल को मत देखो, पूरे सेक्शन को देख लो कि भाई हमारा सेक्शन बी जो है 12 मार्क्स का है, 24 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दूंगा इसमें। अब आगे समझ में बात, जैसे हमें करना है। बच्चे बोल रहे थे भैया यार ऐसे तो घड़ी देखते रह जाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट खेल लो मेरी जान। अब हम आगे बढ़ते हैं। रफ पेज, ये जो टॉपिक है ना कि रफ पेज को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमने लास्ट ईयर अपने चैनल पे सबसे पहली बार बताया था। जो ये हमारी साइंस की प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले तो यूट्यूब पे इस चीज का बताने वाले हैं। आज बाकी और लोग भी इसे बताते हैं। तुम्हारा भैया ट्रेंड सेटर है, देख रहे हो। तो रफ पेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मैथ्स में भी आपको बताऊंगा, साइंस में भी बता रहा हूं। जहां जहां पे आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे उसमें इस चीज का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, देखो हमने क्या करा, हमने जो आपका आखिरी वाला पेज है, जो आपका आखिरी वाली शीट है, उस पर सबसे पहले रफ पेज ऊपर लिख लेते हो, ये तो सबको पता है। ठीक है, रफ पेज लिख के काट दिया। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे सामने न्यूमेरिकल आया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां पे सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, हमने लिख दिया। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हमने यहां पे करी, हमारा आंसर आ गया, हमने बहुत बढ़िया लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, ये भी न्यूमेरिकल है, हमने थोड़ी बहुत रफ कैलकुलेशन इधर करी, ठीक है, खिचड़ी बना दी और आंसर लिख दिया। फिर हमारा मान लो क्वेश्चन नंबर 6 आया, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ऐसी 7, 8, 9 करके हमने पूरे रफ पेज की खिचड़ी बना दी। मान लो हमसे 8 सवाल जो था वो हमने यहाँ पे सॉल्व करा थोड़ा बहुत, पर हमसे वो नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, हम उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जब हम पूरा अपना पेपर करने के बाद वापस 8 सवाल पे आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस से इस कैलकुलेशन को करना शुरू करेंगे। आधी कैलकुलेशन में पहले कर ही रखी है,
उस टाइम को हम बचाने की बजाय वापस एक बार फिर से करते हैं। 2 मिनट हमने मान लो यहां लगाए थे, फिर से 2 मिनट उसको वापस लगा रहे हैं, ये गलत है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका रफ पेज है उसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपने चौथा सवाल उठाया, चौथा सवाल आपका न्यूमेरिकल है, आपने उसको यहां पे सॉल्व करना शुरू करा, ठीक है, ये आपका रफ पेज है, काट रखा है इसको, आपने चौथा सवाल यहां पे करना शुरू करा, तो यहां पे चौथा लिख के उसकी पूरी कैलकुलेशन हमने यहां करी, जो भी रफ कैलकुलेशन करनी है यहां पे करी, और उसको ऐसे बंद कर दिया। मान लो हमने इसके बाद पांचवा करना शुरू करा, पांचवे की जो भी रफ कैलकुलेशन थी हमने यहां पे करी और उसको यहां से बंद कर दिया। हमने छठवा करना शुरू करा, छठवा करते करते हम आधे में जाके यहां पे रुक गए, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, उसको यहीं पे रोक दिया। इस तरह से हमने आगे पूरी रफ शीट यूज करी। जब हम वापस छठवे पे जाएंगे तो आधी कैलकुलेशन हमने पहले ही कर रखी है, तो वो टाइम हम रिपीट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए इस तरह से हम ये यूज करेंगे। ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत काम आएगा, साइंस में थोड़ा बहुत काम आएगा, मैथ्स में तो बहुत काम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रफ पेज वाली टेक्निक जो है ना, ये मैं अपने जेई के टाइम पे करता था, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था, बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें तो सारी ही कैलकुलेशन, सारी ही रफ कैलकुलेशन हो रही होती हैं। तो हमारे सर ने बताया था कि ऐसे ना 7 बना देना, जहां पे भी क्वेश्चन नंबर 8 लिख देना और वहां पे सॉल्व करना, जिससे कि जब वापस उस सवाल पे आओ तुम, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पहले से ही हो रखी है, वो टाइम आप वापस ना करो। टाइम एक बहुत कीमती एसेट है आपके पेपर में, सबसे ज्यादा जरूरी यही बात होती है, टाइम से ही बच्चों की दिक्कत होती है। अब आते हैं हम पेपर प्रेजेंटेशन वाली टिप्स पे। सबसे पहली चीज, मैंने ना टॉपर्स की जो आंसर शीट थी वो देखी थी, और उसमें मैंने एक चीज देखी कि टीचर कहां पे टिक लगाता है। जब वो चेकिंग कर रहा होता है पेपर का, वो टिक वहां पे लगाता है जहां बच्चा अंडरलाइन करके जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शायद टीचर पूरा सवाल पढ़े ही ना, पूरा आंसर पढ़े ही ना, जहां जहां आपके अंडरलाइन है, जहां जहां पे मेन पॉइंट्स है, वहां वहां पे टिक लगा के आगे चले जाए। तो इसलिए अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हो ना भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे वीडियो चला दिया, ध्यान से समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, इसलिए अंडरलाइन अभी से आदत बनानी शुरू कर दो। अभी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आंसर आप लिख रहे हो, जो भी सैंपल पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो रफ पेज पे, रफ में अपने बैठ के, आदत बना लो, एक हैबिट अभी से बना लो कि अंडरलाइन में अभी से करते चलूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब आते हैं हम दूसरे पे, जो भी सेक्शन उठाओ उसे पूरा करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो हमने शुरुआत करी पेपर की, ठीक है, और शुरुआत करने पे हमने यहां पे लिखा सेक्शन नंबर ए, इस तरह से हेडिंग जरूर डाल लिया हमें। मान लो सेक्शन नंबर ए करा, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने सारे सवाल यहां पे 20 तक कर दिए। ऐसा ना हो इसके बाद हमने दूसरा पेज उठाया और दूसरे पेज पे दूसरा पेज उठाया और दूसरे पेज पे हमने लिख दिया सेक्शन बी, फिर हमने सेक्शन बी के सारे सवाल करे, फिर हमने आगे जब सेक्शन बी खत्म हो गया फिर हमने सेक्शन सी करा, उसके सारे सेक्शन सी वाले में करे हमने। ऐसा ना हो कि हम सारे सेक्शंस को मिक्स कर रहे हैं, कि ए का सवाल हमने बी में कर दिया, बी का ये कर दिया, हमसे बी में कोई सवाल नहीं हुआ तो हम उसको आखिरी में कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि दिस आंसर इज एट लास्ट। ये नहीं करना। आप कोई भी सेक्शन से शुरू करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे आप सबसे भारी वाले क्वेश्चन, जो सबसे भारी वाले नंबर वाले सेक्शन है उससे करो, या आप सेक्शन ए से जिस प्रायोरिटी में दिया है वैसे करो, कोई अंतर नहीं है। साइंस में किसी से भी करो, बढ़िया जाता है पेपर। जिस भी सेक्शन का उठाओ उसको पूरा करना है वहीं पे। सेक्शन ए की हेडिंग के नीचे सारे सेक्शन ए होने चाहिए, सेक्शन बी के नीचे सारे सेक्शन बी वाले होने चाहिए, सी के नीचे सारे सेक्शन सी वाले होने चाहिए। पर भैया अगर कोई सवाल ना आया तो क्या करो, जगह छोड़ दो, पूरा पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं, पेपर बहुत मिल जाएंगे। पर ऐसे ही जो उल्टा सीधा करेंगे ना हम, इससे हमारे शायद नंबर कट जाए, शायद टीचर कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए जहां जो सा सेक्शन हम उठा रहे हैं उसके सारे सवाल उसी के नीचे हम कर रहे होंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं चॉइस का ध्यान रखना। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये वाला जो आपका सैंपल पेपर आया था इसी को मैं उठाऊं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था, इसमें लिखा गया था ये सवाल या फिर ये सवाल, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। पर कई बार क्या होता है ना, सिर्फ ऑप्शंस में चॉइस होते हैं, पूरे क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस में चॉइस होते हैं। जैसे कि हम आए अगर इस वाले सवाल में, हम आए इस वाले सवाल में, ये रहा 37 क्वेश्चन, तो इसमें हमारा 37 का ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। एक ए वाला पार्ट हमें करना है, बी वाले पार्ट में ऑप्शन है, सिर्फ बी वाले पार्ट में सिर्फ चॉइस है। तो ये हमें ध्यान से देखना है, ये ना हो कि हम सोचें अच्छा ये पूरा और इतने से में चॉइस है, ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हम इस वाले सवाल में देखें 39 में भी, तो ये सी वाले में चॉइस है, सिर्फ ए और बी तो कंपलसरी करना है, सी वाले में चॉइस है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ये सिली मिस्टेक है कुछ कुछ, है ना, कि हम पेपर के पीछे भी देख लें कि कोई सवाल रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं अरे एक ही तो पेपर है, इसके पीछे कुछ नहीं है, पीछे भी होते हैं कई बार डायग्राम वगैरह। चौथी चीज, डायग्राम की हेडिंग हमेशा हम टॉप में करेंगे। मतलब कि मान लो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आया, हमने क्वेश्चन नंबर मान लो 6 था, ये मार्जिन हमारी बनी हुई है, इसमें हमने डायग्राम बनाया, तो हम यहां पे ना हेडिंग लिखें इसकी, हम इसकी हेडिंग डायग्राम बनाने के बाद ऊपर ही लिखें, या फिर पहले हेडिंग लिख दें फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएं।
ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है यार, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, पर ये है कि बस डायग्राम की हेडिंग जो है वो ऊपर हो, फिर उसके बाद हम सारी यहाँ पे अपनी जितनी भी लेबलिंग है वो यहाँ पे हम अच्छे से कर दें। डायग्राम हम पेंसिल से बनाएं, ठीक है, पेंसिल लेके जाना, पेन से बनाते हो कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, हम ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर हम वहां पे खिचड़ी बनाएंगे, तो इसलिए हम डायग्राम को पेंसिल से बनाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक चीज बच्चे पूछे थे, भैया डायग्राम याद नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे यार, बहुत बेसिक सी चीज है, एक बार देख के बना लो, दूसरी बार भी देख के बना लो, तीसरी चौथी बार बिना देखे बनाओ, तो 3-4 बार बनाओगे डायग्राम याद हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको करने की। आगे हम बात करें तो फॉर्मूला के भी नंबर होते हैं, तो इसलिए जहां जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और कहीं पे कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो उसको ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। गैप्स अच्छे से देने हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पेपर प्रेजेंटेशन जो हो वो ऐसी ना हो कि खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है। मान लो हम कोई सवाल कर लिया, हमने हमारी ये आंसर शीट थी, हमने यहाँ पे ये मार्जिन है हमारी, एक मार्जिन हमने यहाँ पे भी बना दी, और हमने मान लो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करा। सॉल्व करने के बाद हम एटलीस्ट 2 लाइन का गैप दे दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। ये बात हमें समझ में आ गई है, क्योंकि क्या है कि जितना हम साफ सुथरा रखेंगे, जितनी कम खिचड़ी बनाएंगे, उतना टीचर जो होगा उसको अच्छा लगेगा, उसको चीजें समझ में आएंगी, उसे ये नहीं लगेगा कि बच्चे ने वह खिचड़ी बना रखी है। जितना हम टीचर को कष्ट देंगे वो उतने ज्यादा नंबर में कष्ट देगा, जितना हम उसको आराम से उसको पेपर चेक करने देंगे उतने अच्छे वो नंबर देगा। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल टिप्स। सबसे पहली बात, ये मैं मैथ्स में ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है कैलकुलेशन की कि हमें किसी से रेस लगानी कि उसने 5 मिनट में, उसने 1 मिनट में करा तो मैं भी 1 मिनट में करूंगा। जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक होंगी, फिर हम वापस से उसको वापस सॉल्व करेंगे तो हम उल्टा डबल टाइम दे रहे हैं, ट्रिपल टाइम दे रहे हैं। इससे बढ़िया आराम से करो। मैंने अपने मैथ्स के पेपर में 95 नंबर स्कोर करे थे अपने 12th के पेपर में, और मेरा एंड मोमेंट पे जाके पेपर खत्म हुआ था। बच्चे कई तो थे आधे घंटे पहले खत्म करके भाग गए थे, मेरा एंड में हुआ था खत्म जब भी अच्छे नंबर आ गए थे। क्यों? क्योंकि मैं एक एक कैलकुलेशन बहुत प्यार से आराम से कर रहा था, देख देख के कर रहा था, वहीं पे बार बार रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं वापस से उसको रिवीजन में टाइम दूंगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, उसी समय जब मैं कर रहा हूं तो अगर तसल्ली से करूंगा तो वो सही है, कटवट ज्यादा नहीं लगेंगे। तो इसलिए कहीं ट्रेन नहीं भागी जा रही है, आराम से करो। दूसरी चीज, पिछली नाइट में आपका जिस दिन साइंस का पेपर है उससे पिछली रात में आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, एग्जाम्पलर के जितने एमसीक्यू हैं एक बार सारे पढ़ लेना ऊपर से, क्या पता सेम उठ के आ जाए तो टिक मार दो, ठीक है। ये कुछ हैक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिविटीज जितनी मैंने आपको बुकलेट दी है एक बार ऊपर से पढ़ लेना सारी, डायरेक्ट आए तो आप उसका आंसर दे पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऊपर से पढ़ लेना। ये जब करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो भूल जाना, इसे पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो। जो मैंने आपको पिछले प्रायोरिटी बताई थी, ये प्रायोरिटी सबसे पहली है, ये जो प्रायोरिटी है ये प्रायोरिटी सबसे पहली है। जब ये हो जाए फिर उसके बाद आपको पिछली रात में ये सारी चीजें बैठ के एक बार देख लेनी है ऊपर से। एग्जाम सेंटर पे जाना है, अकेले खड़े हो जाना साइड में कहीं पे बैठ के, ये नहीं कि डिस्कशन करने तेरा कितना हो गया मेरा कितना हो गया, तूने इतना करा, अरे मैंने ये नहीं करा, अरे यार मेरे को टेंशन हो गई। हमें जितना अपने आप को हम सही रखेंगे, जितना माइंडसेट अपना फोकस्ड रखेंगे, उतना अच्छा पेपर जाएगा। कम पढ़कर भी जो फोड़ के आता है उसे हम लेजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लेजेंड हो। तो जरूरी नहीं है हमारा 100% सिलेबस हो रखा हो, जरूरी नहीं है जो उसने कर रखा है मैंने भी कर रखा हो। जितना मैंने करा उसमें कॉन्फिडेंट होकर जाऊंगा पेपर को और आग लगा के आऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर आएगा, आराम से सॉल्व करना, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। अपना रात को पूरा चीज पैक वैक करके सोना, जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, पेंसिल स्केच पेन तो नहीं लेके जाते होगे, ठीक है। आपका जो पेन वगैरह है, पेंसिल्स हैं, ये सब चीजें अपनी रात को ही बना के रख लेना। सुबह ऐसा ना हो कि मम्मी से लड़ रहे हैं कि मम्मी एडमिट कार्ड आपने कहाँ रख दिया, सॉक्स आपने कहाँ रख दी, ये कहाँ रख दिया। ये सब हमने रात को ही पैकिंग करके सो ली। जितना आराम से हम जाएंगे पेपर देने, उतना आराम से पेपर करेंगे और उतना अच्छा पेपर आपका जाएगा। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। ऑल द बेस्ट, अच्छा आएगा पेपर, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। अगले पेपर में मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक। जाओ जल्दी पढ़ लो, बाय।